draw a labeled diagram of a moving coil galvanometer and explain its working. What is the function of radial magnetic field inside the coil? ओके, ये एक क्वेश्चन है हमारा। इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, उसकी वर्किंग को। उसके बाद बोला गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल। जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल है ना, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, उसका फंक्शन क्या है, राइट? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। समझ आ गया? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो सॉल्व किया जाए इसको। यस सर। सॉल्यूशन में आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ओके, आप यहाँ पे लिखते जाओ। जो गैल्वेनोमीटर है वो किसी भी सर्किट के लिए या किसी भी सर्किट में करंट और वोल्टेज को मेजर करता है। समझ आया? क्या काम करता है? मेजर करंट और वोल्टेज को मेजर। हाँ, galvanometer is used to measure या to detect, कुछ भी लिख रहे हैं आप, करंट एंड वोल्टेज। ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये इस काम को करता है। क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा करंट एंड वोल्टेजेस को। समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। कोई इशू? नो सर। ओके, अब अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या कहता है उसको भी देख लें। कंस्ट्रक्शन में दो मैग्नेट्स होते हैं और इस तरीके के मैग्नेट हैं। ये हमारे पास दो मैग्नेटिक बॉडी हैं, या हमने दो मैग्नेट ले लिए, आप ये भी कह सकते हैं। इन दोनों मैग्नेट के अंदर एक स्पाइरल फॉर्म में आपके पास कॉइल पड़ी हुई होती है। किस फॉर्म में होती है वो? स्पाइरल फॉर्म में होती है, ठीक है। ओके सर। और जो ये एक स्प्रिंग से अटैच्ड होती है, ओके। मैंने उल्टा बना दिया क्या? यहाँ पर ये सर्कुलर शेप के अंदर है, ये एक बॉक्स होता है सर्कुलर शेप का, इसके अंदर ये पड़ी हुई होती है, ठीक है। जैसे कि कुछ इस तरीके से, ऐसे, राइट। और यहाँ पर एक पॉइंटर कह लें या नीडल कह लें, वो लगी हुई होती है, ठीक है ना। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये नीचे एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है, ओके।
और इसके अंदर ये जो पूरा पोर्शन है ये आयरन का सॉफ्ट कोर होता है। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इसके अंदर ना ये पूरा आयरन का एक सॉफ्ट कोर होता है ये। क्लियर? यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगी। समझ आ गया? ऐसे होती है। ये आपका स्प्रिंग है, इसको आप देख लें, ये स्प्रिंग होती है। ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, आप इसको भी लिख सकते हैं कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है। और ये आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ पे एरो के फॉर्म में शो की जा रही है, इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ओके, और आप इसको भी लिख सकते हैं कि ये आपका मैग्नेटिक पोल है। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स है। ये आपका जो है ये पॉइंटर होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक कॉपी करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर लिया सर। सभी लोग कर लें भाई। कर ले सर जी। हो गया? यहाँ तक समझ आ गया है? यस सर। यस अब सर। इसके आगे हम मूव करते हैं और ये देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। आपने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम कोई भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस करते हैं तो उस कॉइल पर एक फोर्स नहीं बल्कि हम उसको टॉर्क कहेंगे ना। वो क्या करता है? टॉर्क एक्ट करता है जो उस लूप को रोटेट करता था। तो ये उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अगर आप इसको लिखें तो आप लिखेंगे कि द करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट carrying coil in a magnetic field, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो करंट कैरिंग कॉइल है, experienced a torque, है ना? experienced a torque। किसकी वजह से ये टॉर्क एक्सपीरियंस किया जा रहा है? क्योंकि जो उसके साइड में दोनों पोल्स लगे हुए मैग्नेट के, उनकी वजह से हो रहा है ये। क्लियर? और उस टॉर्क की वैल्यू पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? यस सर। या नहीं आ रहा है? क्लियर है ये? यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट है, अगर हम इसके वर्किंग पे आए तो ये वर्क कैसे करता है इसको भी देख लेते हैं। वर्किंग में इसकी, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? रेडियल है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी क्या है? रेडियल है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है ना, देन द मैग्नेटिक मूवमेंट आपने पढ़ा है? मैग्नेटिक मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया? अब जो ये कंस्ट्रक्शन था, इस कंस्ट्रक्शन में हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो आपका लूप है या नंबर ऑफ टर्न्स है उसको कैपिटल एन ले लेते हैं। जिसके अंदर करंट का फ्लो हमने किया उसको आई कंसीडर कर लेते हैं, है ना। जो टर्न्स हैं वो टोटल कितने एरिया में है ना। जब आप कॉइल बनाओगे तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया भी होगा ना कि हम किस साइज का कॉइल बनाए हैं, तो हमने उसको हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास आउट हो रही है रेडियल फॉर्म में, उसको हम बी ले लेते हैं। समझ आ गए यहाँ तक हम क्या क्या लेने जा रहे हैं? यस हाँ, सर। यहाँ पे आप लिख लें
कि जो n है, n को हमने ले लिया नंबर ऑफ टर्न्स इन गैल्वेनोमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स इन गैल्वेनोमीटर। उसके बाद जो I है, I ये है आपका करंट थ्रू ईच टर्न, करंट थ्रू ईच टर्न। उसके बाद जो A है वो आपका आता है एरिया ऑफ टर्न, और B को हमने क्या कंसीडर कर लिया, B को हमने कर लिया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ यहां तक? समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, आप लोगों ने ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है, M इज इक्वल टू I इंटू ए? याद आया मैग्नेटिक मूवमेंट के केस में? M इज इक्वल टू NIA, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? Yes, sir. पढ़ा है ना? तो अगर मैं टॉर्क की बात करूं कि जब मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल से पास हो रही होगी, तो चूंकि वहां पे जो आपका कॉइल है उसमें करंट भी है ना, तो वहां पे वो मैग्नेटिक मूवमेंट के क्या जस्ट परपेंडिकुलर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक मूवमेंट के क्या जस्ट परपेंडिकुलर है। समझ आ गया? समझ आ रही बात ना? यहाँ पे लिखा हमने जो वर्किंग में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल। हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? रेडियल है। और उसके बाद हमने लिखा कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, सॉरी फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट अपने आप में खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां से हमारा जो m की वैल्यू है वो आती है m इज इक्वल टू I इंटू ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो m की वैल्यू आ जाएगी NIA। समझ आ गया? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब ये चेक कर लेते हैं कि इस पर टॉर्क कितना एक्ट हो रहा था। ये बोल सकते हैं कि टॉर्क ऑन कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये कितना है? ये होता है टाउ इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, MB साइन थीटा। तो यहां से आएगा MB, M की वैल्यू भी हमें पता है, B की वैल्यू भी पता है, तो M की वैल्यू आप ले लें NIA इंटू B इंटू साइन 90, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ये हो जाएगा NIAB। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये हमारा क्या आ रहा है? टॉर्क आ रहा है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि जो थीटा है वो कितना था? 90 डिग्री था। B क्या था आपका? रेडियल था। क्या था? रेडियल था। समझ आ गया यहाँ तक? कोई Yes, इशू sir. किसी को? सर जी पिछला स्लाइड एक बार दिखाएं। अच्छा, पिछला स्लाइड देख लो। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला हमने यूज किया ना, टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। तो जो टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना A क्रॉस B का। यस सर, हाँ, क्रॉस B का फॉर्मूला क्या थीटा होता है? MB साइन थीटा हो जाएगा। यही तो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। क्लियर है? यस सर। ओके, गुड। तो टाउ इज इक्वल टू NIAB आ गया। समझ आ गया यहाँ तक? अब Yes, आप sir. बताओ कि जब ये स्प्रिंग, इधर देखना, जब ये स्प्रिंग जो है, या जब आप ये स्प्रिंग जैसे डिफ्लेक्ट होगी, आपको पता है कि जब आप किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो वो क्या करती है? वो अपनी इनिशियल कंडीशन को रीगेन करती है, यानी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाती है। ऐसा Yes, होता है sir. या नहीं होता है? Yes, तो sir. यहाँ पर भी क्या होगा? आपने देखा है कि जैसे जब कार वगैरह चलती हैं या बाइक्स चलती हैं, तो वहां पर जो जिस नेडल के थ्रू हम उसकी स्पीड देखते हैं, जब स्पीड ज्यादा होती है तो वो बहुत तेजी से आगे की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। जब स्पीड कम होती है तो फिर वो कहाँ चला आता है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। यही होता है ना? Yes, sir. अब यहाँ पर ये जो टॉर्क है ना, ये टॉर्क एक्चुअली ये टॉर्क यहाँ पे एक्ट कितना हो रहा है, ये हमें पता चल गया कि NIAB है। समझ आया? ये तो टॉर्क एक्ट हुआ।
बट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आप सब कुछ बंद कर दोगे तो ये नीडल कहाँ चली जाएगी, जो पॉइंटर है वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब 0 पर आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ यस तक? सर। जी तो सर। अगर मैं तो इसमें जो स्प्रिंग लगी हुई है उसका एक नेचर होता है ना, एक कांस्टेंट नेचर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बताओ? स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं या नहीं कहते? यस सर। या कभी कभी इसको टॉर्जनल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये मेंशन करूं कि मेरा जो टॉर्जनल कांस्टेंट है वो के है, समझ आया? यहाँ पर जो मेरा टॉर्जनल कांस्टेंट है वो कितना है? के। के हमारा टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग है। क्लियर? टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग होता है क्या है, ये मैं इसको भी बता देता हूं कि ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट होता है। क्लियर? यस सर। ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट होता है, ये समझ आया? ओके और सर। थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है? थीटा यहाँ पर है ट्विस्ट इन स्प्रिंग। क्लियर? स्प्रिंग में कितना ट्विस्ट हो रहा है वो कौन बता रहा है? थीटा बता रहा है। के क्या है? के क्या है आपका? के आपका स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्जनल फोर्स। कांस्टेंट है ना, वो रीस्टोरिंग फोर्स है। अब हमें पता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है या जो रीस्टोरिंग आप टॉर्क कहते हैं, चूंकि पाथ इसका सर्कुलर है तो हम फोर्स ना कह करके इसको टॉर्क कहेंगे। वो होता है टाउ इज इक्वल टू के इंटू थीटा, थीटा। यस है सर। ना? तो टाउ यस सर। कितना हो जाएगा? टाउ कितना हो जाएगा? NIAB होगा इज इक्वल टू के थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब डिफ्लेक्शन, थीटा आपको क्या दे देगा? के अपॉन एन डिफ्लेक्शन आई ए। देगा, एन आई बी। NIAB अपॉन के, है ना? या हम ये भी यस देख सर। सकते हैं यहाँ से, ये जो आई है ये आपका क्या है? करंट है ना? तो थीटा आपके इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से एक चीज हमें ये समझ में आती है कि करंट को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, पॉइंटर का या नीडल कह लें, उनका डिफ्लेक्शन क्या होगा? उतना ही ज्यादा होता है। समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। हाँ, यस सर। तो अब आप लोग पहले इस पेज को कॉपी करें, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थोड़ी सी कुछ और बात है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लें प्रॉपर वे में। समझ आ गया ना? टॉर्जनल यस सर। कांस्टेंट आया, ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ होता है ना? क्या होता है? ट्विस्ट या रिस्टोरिंग टॉर्क कह लें, पर यूनिट ट्विस्ट कह लें, है ना? कॉपी करें इसको। कॉपी हो गया यहाँ तक? सर। यस सर। यस सर। सबका हो गया? यस सर। सर। चलो आगे वाला, नेक्स्ट वाला करो। डन सर। सबका हो गया भाई? यस सर। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम याद है? नो सर। समझ आ गया अच्छे से? क्लियर सर। अच्छा, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? NIAB अपॉन
के आई है ना, यही आई ना वैल्यू। Yes, sir. तो ये जो NIE अपॉन के आया है, यहाँ पर हमने देखा कि थीटा और इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पॉइंटर का डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। समझ आ गया? Yes, sir. तो इशू यहाँ पे अच्छा, अगर मैं करंट को यानी इलेक्ट्रिक करंट को थीटा के नीचे कर दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, बताओ मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, बताओ। सर जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही सर। मेरी आवाज सही नहीं जा रही है? मतलब एक मिनट अभी भी एक मिनट। अच्छा हाँ, वो माइक थोड़ा सा दूर हो गया था मेरे से। अब क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर मैं थीटा के नीचे आई को लेके आऊं तो ये क्या होगा, यहीं पे करते हैं। थीटा की वैल्यू आ गई NIAB अपॉन के, या थीटा अपॉन आई अगर कर लें तो ये हो जाएगा NB अपॉन के आएगा। यस ये क्लियर है? ये क्लियर है यहाँ तक, या इसमें भी कोई इशू है? नो सर। अब यहाँ पे जो थीटा अपॉन आई है, ठीक है, थीटा अपॉन आई आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहा जाता है। समझ आया? तो ये भी अपने आप में एक इक्वेशन है ना, कि अगर बोल दे कि आप गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को कैलकुलेट करो, है ना, तो आप इस तरीके से इक्वेशन को लिख करके छोड़ देंगे। ठीक है ना, ये आपका है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। समझ आ गया अब? यस सर। ओके। अब एक पॉइंट और है, कभी कभी पूछ देता है कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी क्या होती है। ठीक है, तो इसी को हम गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, या डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट कहते हैं। अभी मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले कुछ पॉइंट आप उनको मेंशन कर लें। वहां पे लिखें कि जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, उसको बोला जा रहा है कि कैन बी अचीव्ड, radial magnetic field can be achieved using concave pole pieces of magnet. Pieces of magnet and soft iron core. And soft iron core. ठीक है, यहां तक समझ आया? जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोला गया कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी अचीव्ड यूजिंग कॉनकेव पोल। ये आपका कॉनकेव लिखा हुआ है, एक मिनट रुकना, मैं इसको सही कर दूं थोड़ा सा। मतलब आपका पोल कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। समझ आया? ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या है बताओ, ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? हाँ, आप लोगों ने कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ा है ना? कॉनकेव है सर। हाँ, तो ये कैसा होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए। अगर आप इस पोल को ना स्ट्रेट कर देंगे तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना, उस पर भी इफेक्ट आएगा। सॉरी, जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी आ रही, कौन सी, रेडियल वाली मैग्नेटिक फील्ड, वो आप बताओ क्या होगा वहां पर? वहां पे उसकी वैल्यू अफेक्टेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है ना? समझ आ गया? तो आपका जो कोर है,
या मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, इस टाइप के शेप के होने चाहिए, ठीक है ना, दोनों साइड से। अब हम थोड़ा सा इसके और आगे आते हैं। अब बात आती है यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी की। कभी कभी यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मैंने बहुत पहले ही बताया था सेंसिटिविटी के बारे में। आप लोग बताएं मुझे पहले सेंसिटिविटी क्या होती है। मैंने 2 से 3 बार बता दिया है। सेंसिटिविटी क्या होती है, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो कैपेसिटी जो बहुत स्मॉल वैल्यू को भी क्या कर ले, मेजर कर ले, वो Yes, क्या कही जाती है, वो उसकी सेंसिटिविटी कही जाती है ना। बट यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है वो करंट के लिए बोली जा रही है कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है, समझ आया। yes, तो sir. करंट सेंसिटिविटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इसकी डेफिनेशन क्या है, Deflection per unit. हाँ, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को हम क्या कहेंगे, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये आपका थीटा अपॉन आई, जो अभी अभी हमने ये इक्वेशन निकाली थी, ये हो जाएगा NBA अपॉन के, जहां पर थीटा अपॉन आई क्या है आपका, इसी को हम करंट की सेंसिटिविटी कहते हैं और इसको डिनोट करेंगे IS से। ओके, Yes, sir. क्लियर हो गया। Yes, sir. ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। कभी कभी इसके ऊपर जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो इंडिविजुअल वेरिएबल्स को भी लेकर के बनाए जाते हैं। हमने यहाँ पर देख लिया कि जो करंट की सेंसिटिविटी है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। n क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स है, क्लियर। और जो एरिया है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया क्या है, एरिया ऑफ कॉइल था, याद है मैंने बहुत पहले बताया था, एरिया ऑफ टर्न यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ए जो है आपका एरिया ऑफ टर्न है, इस पर भी ये डिपेंड कर रही है। और बताऊंगे और किस पे डिपेंड करती है, बी पर। बी मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, समझ आया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के की। के क्या है आपका, टॉर्जनल कांस्टेंट था, याद आया। Yes, sir. हाँ, ये आपका क्या था, टॉर्जनल कांस्टेंट था। ओके, आप इसको नोट करें, उसके बाद थोड़ा सा कुछ 4-5 लाइन और है, ये फिनिश हो जाएगा। लिख लिया सर। ये क्लियर हो गया सबका। यस सर। अच्छा, अब इसमें कुछ और भी पॉइंट हैं, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी करें उसको, ठीक है। वो बस याद करने के लिए आपको है। कभी कभी 1 नंबर में वो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, है ना, उस पे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो उसको ही मेंशन कर लें साथ में। यहाँ पे लिखा टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। अगर हम करंट की सेंसिटिविटी अगर हम करंट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, उस केस में क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट, N एंड A मतलब नंबर ऑफ टर्न और एरिया ऑफ द टर्न, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यही तो है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप देखें N और A के,
करंट Yes, sir. सेंसिटिविटी है या नहीं है? हम Yes, ये sir. कहेंगे कि N and A should be large. Okay? Okay, sir. N and A should be large. क्लियर हुआ? Yes, sir. sir, अच्छा, अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाए और एरिया भी ज्यादा हो जाए, है ना, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर का साइज है वो क्या होगा? वो छोटा रहेगा या बड़ा होगा? साइज भी बड़ा जी हो सर। जाएगा क्योंकि आपने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, उसके एरिया को बढ़ा हाँ, दिया, yes, sir. Yes, है sir. ना, तो उसका साइज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। बड़ा। तो या Yes, तो sir. आप लिखें कि N and A should be large, या आप ये लिख सकते हैं कि हम इसका क्या कर दें, एरिया बढ़ा दें। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इट विल मेक गैल्वेनोमीटर बल्की। ओके, गैल्वेनोमीटर बल्की, बल्की का मतलब होता है बड़ा। ओके, yes, sir, नंबर 2 पे आते हैं। अगर N और A को, यानी आप अपने साइज को छोटा रखना चाहते हैं, किसके? गैल्वेनोमीटर के। गैल्वेनोमीटर का आप क्या करना चाहते हैं बताओ? साइज को छोटा रखना चाहते हैं, मगर फिर भी चाहते हैं कि सेंसिटिविटी ज्यादा हो, तो आपके पास एक और रास्ता ये बचता है कि आप जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू को बढ़ा दें, है ना। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूज्ड। ओके, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। should be used. ओके, और ये कैसे मिलेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम जो आयरन की कोर है उसको क्या ले लेंगे? सॉफ्ट आयरन कोर ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख लें, ऐसा हम कर सकते हैं, कैन बी अचीव्ड यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। समझ आ गया? yes, sir, एक तीसरा sir. रास्ता ये बचता है कि आपका ये जो टॉर्जनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को क्या कर दें? कम कर दें। क्यों? क्योंकि IS यानी स्प्रिंग का जो सेंसिटिविटी है, सॉरी जो करंट की सेंसिटिविटी है, वो टॉर्जनल कांस्टेंट के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऑफ स्मॉल टॉर्जनल कांस्टेंट should be used. Clear? समझ आ गया? यहाँ तक Yes, क्लियर sir. हुआ? Yes, अच्छा, वो sir. कौन से मटेरियल हैं जिनका टॉर्जनल कांस्टेंट कम होता है? तो हम जनरली यहाँ पर फास्फोरस, यहाँ पे लिखा हुआ है फास्फोरस, ब्रॉन्ज, फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप इज यूज्ड। ठीक है ना, मतलब जो हमारा मटेरियल है वो कैसा हो जाए, या किस मटेरियल का हो जाए? फास्फोरस ब्रॉन्ज का हो जाए। ठीक है ना, या तो फास्फोरस या फिर ब्रॉन्ज। आप इन दोनों मटेरियल का अगर यूज करते हैं या इन दोनों मटेरियल का यूज करते हैं तो आपका टॉर्जनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी? कम ही रहेगी। समझ आ गया? Yes, sir. कॉपी करें आप इसको। इसमें बहुत क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा। कम से कम इस एक टॉपिक के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन भी जनरेट किए जा सकते हैं। क्लियर? Done, sir. यहाँ तक आ गया सबको समझ में? yes, sir, अब आ जाएं, अभी तक तो हमने करंट की सेंसिटिविटी देखी, अब हम देखेंगे वोल्टेज की सेंसिटिविटी क्या होती है। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? वोल्टेज, जैसे करंट की सेंसिटिविटी हमने देखा था, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट था, याद आया? याद आ रहा है ना? हेलो हेलो हेलो, yes, sir, आवाज आवाज मेरी क्लियर नहीं है क्या? पहुंच रही है आप लोग तक? Yes, sir.
हाँ ठीक है। जैसे हमने करंट की सेंसिटिविटी में क्या देखा था, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट था, यही था ना। इसी तरीके से जो वोल्टेज की सेंसिटिविटी है हम उसको क्या देखेंगे बताओ, हम उसको कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, राइट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वी एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन बी कर देंगे, यही होता है ना, थीटा आपका डिफ्लेक्शन है, बी क्या वोल्टेज है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज आ गया। अभी अभी आपने देखा था कि इसकी जो वैल्यू थी वो, अगर मैं इसी को सपोज दैट थीटा अपॉन बी की वैल्यू को आई आर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता है कि बी इज इक्वल टू आई आर होता है। Yes, होता sir. है या नहीं होता है? Yes, sir. तो आपको यहां से मिल जाएगा थीटा अपॉन आई की वैल्यू कितनी थी पिछले केस में, वो थी एन ए बी अपॉन के थी, यहाँ पर आर है तो आर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी जो वी एस है यानी वोल्टेज की सेंसिटिविटी है वो आ जाएगी एन ए बी अपॉन के इंटू आर। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करें इसको। कर दिया sir. हो गया? Yes, sir. कोई इशू यहाँ तक किसी को? No, sir. आगे बढ़ा जाए? Yes, sir. ओके। अच्छा, कभी कभी ये बात पूछ दी जाती है कि हम वोल्ट मीटर सॉरी गैल्वेनोमीटर को करंट को मेजर करने के लिए क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। समझ आया? उसका भी रीजन हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास है, आप लोग जरा उसको लिखें, इसी पर वो क्वेश्चन है। A galvanometer coil, एक मिनट में तो इन सबको क्लीन कर दूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, आप उसको कॉपी करें। A galvanometer coil of 50 ohm resistance shows full scale deflection, shows full scale deflection for a current of 5 milliampere। आगे बोला जा रहा है, हाउ will you convert this galvanometer into a voltmeter of range 0 to 15 वोल्ट। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। Resistance कितना है सर जी? क्या? Resistance 50 ohm. 50 ओम है ना ये, 50 ohm resistance and 50 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर लिखा शोज, ये लिखा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ओके, yes sir.
Yes, sir. सबका कॉपी हो गया? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, एक बात आप लोग बताएं, आप लोग दीपावली मनाते हैं? No, sir. आप लोग दीपावली सेलिब्रेट करते हैं या नहीं? No, sir. अच्छा, तो अगर कल क्लास हो जाए तो कोई इशू नहीं है ना किसी को? No, sir. कोई है भाई? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो बता दें मुझे प्लीज। बाकी के जो लोग हैं इसमें एक मिनट में देख लेता हूँ। नीलजा, जी सर। शेरिंग, हाँ आपको इशू नहीं। शेरिंग डोलकर, No, sir. अच्छा कोई इशू नहीं है ना दीपावली में? No, sir. और बाकी आप लोग सेलिब्रेट करते हैं दीपावली? नो सर। लद्दाख में नहीं सेलिब्रेट करती। अच्छा, लद्दाख में कोई नहीं करता है। मोटप मोटप सेवंग, राइट? यस, कल शायद आप- प्रैक्टिकल होगा, हमारा एग्जाम प्रैक्टिकल शायद। अच्छा, कल प्रैक्टिकल होने के चांसेस हैं आपके? हाँ शायद सर जी। अच्छा, ये है। अच्छा, आप सभी लोगों के प्रैक्टिकल हैं कल? Yes, sir. 14, 15, 16. तो मतलब फिर कल क्लास नहीं होगी, है ना? Yes, sir. यस सर, कल ठीक है, हमारा ठीक है। जो मेडिकल और नॉन मेडिकल का शायद प्रैक्टिकल कराने अच्छा, वाला है। ठीक है, मैं देख लूंगा, ठीक है। और एक और है स्टांजिन नुरबू। स्टांजिन नुरबू, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो हेलो, स्टांजिन नुरबू, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलो भाई, इनकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप सर लोग जी। के कल प्रैक्टिकल है? हाँ बताएं। हाँ सर जी, कल प्रैक्टिकल है सर। अच्छा, कल प्रैक्टिकल है। तो आप सभी लोग एक ही स्कूल से हैं क्या? एक ही स्कूल तो नहीं है सर जी, मतलब सब लोग एक ही बोर्ड से है ना सर जी। अच्छा, बोर्ड एक ही जैन है, के ठीक बोर्ड। है। यस सर। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है ना, हम आराम से करेंगे। तो हम लोग कल मतलब सैटरडे, संडे और Monday. मंडे, ठीक है ना, ये 3 दिन हमारी क्लास नहीं होंगी। ओके सर जी, टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते सर? टाइमिंग तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे पास खुद भी जो फ्री स्लॉट था वो यही बचा हुआ था फर्स्ट हाफ का। ओके सर जी। इवनिंग में मैं रात को 11:30 बजे तक बिजी हूँ, ओके सर। Yes, sir. ठीक है ना। हाँ, रात को 11:30 बजे तक बिजी रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके। जो गैल्वेनोमीटर वगैरह है, अभी हमने उसकी इक्वेशन को सॉल्व की या नहीं की है? हम लोग गैल्वेनोमीटर की वर्किंग तो देख ली, के रिस्पेक्ट में इसकी एक इक्वेशन हुआ भी है। अच्छा, कन्वर्जन में है। अच्छा, एक काम करें, आप लोग ये क्वेश्चन लिख चुके हैं ना, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें, इसकी मैं पहले थियरी कराता हूँ, उसके बाद में इस पर आऊंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, पहले अभी फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन, सॉरी, एक हेडिंग लिखें, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। मैं अभी उस पर आता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलती से बोल दिया था, है ना। वो क्वेश्चन इस टॉपिक का है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर का, ठीक है। इसके बाद हम पिछले वाले पे क्वेश्चन कर लेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इनटू एमीटर, हो गया यहां तक? देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट लेता हूं और इस सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके साथ एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ठीक है। पैरेलल टू हाँ, गैल्वेनोमीटर। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूं,
it can be done. It can be done by adding a shunt parallel to the galvanometer. समझ आ गया? हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम गैल्वेनोमीटर में एक पैरेलल बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस ऐड कर दें, शंट का मतलब होता है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या हो, बहुत ज्यादा कम हो, क्लियर। और अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, या आपका गैल्वेनोमीटर है, तो मैंने बोल दिया कि इसमें जो आई या करंट है वो आपकी है आई जी, तो जो बची हुई करंट है वो यहाँ पर चली जाएगी, ये होगा आई माइनस आई जी, राइट। शंट के रेजिस्टेंस को मैं एस ले लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी लें इसको कि ये हमारा शंट है, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ यहाँ तक? वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। सर जी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। एक मिनट, मैंने तो स्क्रीन शेयर की हुई है, एक मिनट दिख रहा है सर। शेयर का ऑप्शन कहाँ गया मेरा? एक मिनट, शेयर का ऑप्शन कहाँ चला गया यहाँ से? अच्छा, ये दिख रहा है स्क्रीन पे? अब नहीं आपको? सभी लोगों को दिख रहा है? अच्छा अच्छा, बाकी सभी लोगों को दिखा, आपके साइड में नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत जो है नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। ओके सर, हाँ अब दिख रहा है सर। हाँ ठीक है। तो हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर में एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस ऐड किया ताकि ये क्या बन जाए, हमारा एमीटर बन जाए। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा, ये जो कंस्ट्रक्शन बना हमारा है ना, इस पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है बताओ? ये एमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एमीटर कहा जाएगा। क्लियर? तो अब मैं इसकी वैल्यू को जरा कैलकुलेट कर दूं। इसकी वैल्यू को हम चलिए कैलकुलेट करते हैं, और इसको हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। जो आई जी है वो गैल्वेनोमीटर की करंट थी, आई जी को हमने बोल दिया करंट फॉर क्योंकि यही जो करंट है आई जी, जब ये गैल्वेनोमीटर में जाएगी तो ये क्या करेगी बताओ? गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है उसको डिफ्लेक्ट करेगी। याद आ रहा है? यस सर। हाँ, तो आईजी को आप लिखें करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे ये पॉइंटर है आपका और ये इस तरीके से कनेक्टेड था और यहाँ पर आपकी रीडिंग लगी हुई होती है ना, ऐसे 1 2 3 4 5। तो फुल स्केल का मतलब ये 1 से लेकर के 5 तक ये क्या कर सकता है? डिफ्लेक्ट कर सकता है ना। समझ आ रहा है? जी सर। हाँ, जी। इसको हम क्या कहेंगे? फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, क्लियर है? ये हो जाएगा करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जो आई है, आई को मैंने बोल दिया रेंज ऑफ एमीटर। क्लियर? आई क्या है? मैक्सिमम रेंज जो एमीटर की है करंट के लिए वो कितनी है? आई है। समझ आया? यस सर। कैपिटल जी को बोल देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, यस सर। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमने क्या ले लिया? कैपिटल जी लिया हुआ, बल्कि वो अंदर लिखा हुआ भी, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, अब अगर आप इसमें लूप लॉ लगाएंगे या किरचॉफ का लॉ लगाएंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी। आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, या पोजीशन इसका ए ले लीजिए और ये पोजीशन बी ले लीजिए। तो आप ये बताओ कि ये जो शंट है, शंट का और गैल्वेनोमीटर का जो वोल्टेज है वो
इक्वल होगा या नहीं होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, Yes, sir. यस सर, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल पैरेलल है या नहीं है? है। यस तो सर, हम इसको लिख सकते हैं, इसका ऊपर वाला जो टोटल वैल्यू आएगा इसका वोल्टेज, वो टोटल कितना आएगा, करंट इसमें कितनी है बताओ मुझे, ये है I माइनस आई जी इंटू एस, ये वोल्टेज किसका है, ऊपर वाले पार्ट का है। Yes, sir. यस सर, ये किसके बराबर होना चाहिए, अगर दोनों पैरेलल है तो गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज के, यस सर, हम ये लिख सकते हैं कि आई जी इंटू जी जी के इंटू, बराबर होना चाहिए, होगा या नहीं होगा। यस सर, अगर आप लूप लॉ लगाना चाहते हैं तो मैं लूप लॉ के थ्रू भी बता देता हूँ, दोनों का आंसर सेम आना है। ओके, जब करंट यहाँ से जा रही है तो आप इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस, फिर इधर से आएंगे तो इसको, ये आपका प्लस है, ये माइनस माइनस, है ना। यस तो सर, चलो मैं ए से शंट की तरफ जाता हूँ, जब ए से मैं शंट की तरफ जाऊंगा तो मेरा वोल्टेज कितना होगा शंट का, बताओ, आई माइनस आई आई जी जी इंटू एस, फिर ऐसे मूव करके मैं इधर आऊंगा तो गैल्वेनोमीटर में कहाँ जा रहा हूँ, माइनस से प्लस, है ना, नहीं प्लस से माइनस, अच्छा प्लस से माइनस जो है ये मेरा माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आप देखें प्लस से माइनस हम जा रहे हैं शंट यस के सर, लिए, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हम्म, फिर जब गैल्वेनोमीटर के लिए आएंगे तो क्या होगा बताओ, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये हो जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू 0, या आप आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई माइनस आई जी इंटू एस, यही है, देखो सेम आ गई वैल्यू। आप चाहे यस इस सर, तरीके से करें या इस तरीके से करें, दोनों में आंसर सेम आता है, ठीक है ना। अब बताएं यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस आ गया है, क्लियर। तो यस हम सर, ये यहाँ पर आप लिख लें, 1 मिनट में यहाँ पे लिखवा दूं आपको, बाद में भूलें ना आप लोग, है ना। यहाँ पे ये बात लिख लीजिए कि G एंड S आर इन पैरेलल, G एंड S आपस में क्या है बताओ भाई, पैरेलल है, पैरेलल, ओके, इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो हमारा S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शंट का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाना चाहिए आई जी इंटू आई जी माइनस आई जी आई अपॉन आई जी, माइनस आई जी, ये होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यस सर, Yes, sir. ओके, अच्छा 1 मिनट और थोड़ा सा रुकिएगा, कुछ और है वो भी इसी में फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो S है हमारा शंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आप ना इसको ऐसे लिखिएगा, ये पहले आप लिखिएगा 1 नंबर, ये नंबर 2, फिर ये 3, उसके बाद ये 4 है, ठीक है ना, एक ही नंबर में सारा कर दिया एक्चुअली। ये 1 अपॉन रेंज के क्या है बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यस मतलब सर, क्या हुआ, अगर आपको मेजरिंग रेंज बढ़ानी है तो गैल्वेनोमीटर शंट की, कम हो जाएगा, तो आपका शंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। डिक्रीज, शंट कम होने का मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होना, क्योंकि शंट तो रेजिस्टेंस ही है ना। यस सर, हाँ, और बताओ एस की वैल्यू या आपके जो करंट की वैल्यू ज्यादा होने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, शंट को या शंट की रेसिस्टेंस कम वैल्यू को होना कम पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्लियर हुआ। यस सर, Yes. अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देखें, जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है उसको हम क्या, अच्छा पहले यहाँ तक कॉपी करें फिर आगे बताना। लिख लिया सर जी, लिख अभी लीजिए। लोग कर ले भाई, सब लोगों ने कर लिया, जी सर, ओके गुड। अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर की बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आता है टोटल, इसका फार्मूला होता है जीएस, एक मिनट यहाँ पे लिखें, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, मैंने ये आएगा आर ए इज इक्वल टू जी एस अपॉन जी प्लस एस। और अगर आपका रेजिस्टेंस जो है, या सॉरी अगर आपका एमीटर कैसा है, आइडियल है, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है आइडियल एमीटर का, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है।
क्योंकि आइडियल कंडीशन में हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लेते ना, तो रेजिस्टेंस क्या है, टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन ही तो है। ठीक है, इसको कॉपी करें, समझ आया? यस सर। कॉपी करें इसको। कर ले सर। सर जी हाँ बताएं। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं सर जी, क्योंकि हमने ये सब पहले पढ़ा हुआ है, तो थोड़े स्पीड से करेंगे तो जल्दी कवर। तो आप लोग को पहले बताना चाहिए था ना मुझे, आप लोग इतना लेट मुझे बोल रहे हैं। हाँ, पहले बताना चाहिए था कि सर जी स्पीड बढ़ा दीजिए। चलो अगली क्लास से हम स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है? ओके अब आज सर तो जी। नियर Thank अबाउट you, हो ही गया है सारा, है ना? अगली क्लास से हम बढ़ा लेंगे। बाकी किसी को कोई इशू तो नहीं है? नो सर। नो सर। अच्छा, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। क्लियर? अच्छा, पहले जो है ना, आप उस क्वेश्चन पे आए, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं जो अभी हमने लिखा था, उस पर पहले करते हैं। जरा देखिए वो क्वेश्चन क्या कह रहा था। उस क्वेश्चन में था कि एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर में जो, एक मिनट क्या दिया हुआ था, एक गैल्वेनोमीटर है, उसके कॉइल का रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। करंट कितनी है? 5 मिली एम्पियर है। 5 तो मैं यहाँ पे एम्पियर। लिख देता हूँ कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम कैपिटल जी से डिनोट कर रहे थे। ये 50 ओम है। जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है मतलब IG, वो आपका 5 मिली एम्पियर है। ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है जो जिसकी रेंज दी गई है 0 से 15, तो मतलब V की वैल्यू मेरी कितनी है? 15 वोल्ट है। समझ आ गया? यस सर। अब आप इसको सॉल्व करें, देखें क्या होता है, आंसर आएगा। सर जी वो क्वेश्चन वाला स्लाइड एक बार दिखाइए। क्वेश्चन वाला स्लाइड तो मैंने मिटा दिया है। अच्छा रुको, इधर आओ, पहले एक और हेडिंग करते हैं फिर आते हैं इस पर। देखो पहले कन्वर्जन ऑफ क्वेश्चन वाली स्लाइड मैंने हटा दिया था। कन्वर्जन ऑफ हो गया गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जो को गैल्वेनोमीटर शंट है की तरह। वो सीरीज में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है ना? यस यहाँ पे हम सर। लिखेंगे इट कैन बी डन बाय एडिंग अ शंट इन सीरीज। इन सीरीज। ओके, ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, इसमें हमने एक शंट ऐड कर दिया। यहाँ पे जो करंट है वो IG है ना? यहाँ से गई है जो करंट है, ये R है। तो ये जो आपका एक कंस्ट्रक्शन बना, ये कंस्ट्रक्शन क्या कहा जाएगा? वोल्टमीटर कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखें कि जो VG है वो आपका वो आपका वोल्टेज है फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जो V है वो है रेंज ऑफ वोल्टमीटर, और जो कैपिटल G है वो है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? यहाँ पे दोनों का वोल्टेज अलग अलग होगा, तो जो टोटल वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा IG इंटू G प्लस IG इंटू R। यही होगा।
इसका वोल्टेज कितना होगा, करंट इसमें IG है, रेजिस्टेंस कैपिटल G है, तो इसका हो गया IG इंटू जी, या आप इसको ऐसे भी लिख लें, V इज इक्वल टू V ऑफ गैल्वेनोमीटर और V ऑफ रेजिस्टेंस हमें चाहिए। तो VG की वैल्यू हमने रख दिया IG इंटू जी, और VR की वैल्यू रख दिया IG इंटू R। IG आपका कॉमन हो जाएगा, ये आएगा G प्लस R V, क्लियर। तो यहाँ से V अपॉन IG कितना हो जाएगा, G प्लस R, या फिर आप R की वैल्यू लिख सकते हैं कि V अपॉन IG माइनस G। क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के। ओके, कॉपी करें फटाफट इसको। कॉपी हो गया? यस सर। अच्छा, चलें इसमें थोड़ा सा और देखें। जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर जब हम बात करते हैं तो ये होता है G प्लस R, और अगर बात करें आइडियल वोल्टमीटर की तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर हुआ? समझ आ गया? चल इस पर आए, इस क्वेश्चन पे जो हमारा IG था, जो करंट की वैल्यू थी IG, वो कितनी थी, 5 मिली एम्पियर थी, वोल्टेज 15 वोल्ट था, और G कितना था, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, वो आपका था 50 ओम का। ओके, तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करें तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था, पूछा जा रहा हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आप गैल्वेनोमीटर को, ये क्वेश्चन था हमारा, हाउ कैन यू कन्वर्ट, ओके, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। G प्लस तो हमारा गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर का जो फॉर्मूला था वो कितना था, R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। V की वैल्यू है 15, IG हमारा है 5 इंटू 10⁻⁻³ और जो G है, G की वैल्यू है 50। यहाँ से आप जरा इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, ये आएगा 2950 ओम, या आप इसको 2.95 के किलो ओम भी लिख सकते हैं। ओके, फटाफट कॉपी करें। कर लिया सर जी। कॉपी हो गया सबका? डन सर। चल एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है, डिफाइंड द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। डिफाइंड द करंट sensitivity of a galvanometer. और उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है कि द कॉइल एरिया ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, ये हमारा पार्ट ए था, यहाँ पे लिखें द कॉइल एरिया ऑफ गैल्वेनोमीटर, सॉरी, द कॉइल एरिया ऑफ galvanometer is 16 into 10 to the power minus 4 meter square.
It consists of 200 tons of a wire and is in a magnetic field of 0.2 Tesla. 0.2 Tesla. The restoring force force नहीं है, torque है ये. The restoring torque constant of the suspension fiber is 10 to the power minus 6 Newton meter per degree. Okay, assuming, आप लोग कॉपी करते हैं साथ में मेरे, ठीक है. Assuming the magnetic field to be radial, comma, calculate the maximum current that can be measured by the galvanometer if the scale can be accommodate 30-degree deflection. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. कॉपी करें फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. कर लिए सर जी. हो गया? यस सर. इस पार्ट में देखें क्या क्या दिया हुआ है. ये सबसे पहले पार्ट में बोला जा रहा है कि आप करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन करें. तो आपको पता ही है करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होती है, यस सर. है ना. यस आप सर. इसको बस ऐसे लिख लें कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. क्लियर? बाकी आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है. इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज सेड टू बी द करंट सेंसिटिविटी. ओके, पार्ट बी पर हम आते हैं. पार्ट बी में जो हमारा एरिया है वो दिया हुआ है 16 into 10 raised to the power minus 4. यस सर. Sorry, 10 raised to the Number of power turns minus 200. 4 meter square. Number of turns है आपका 200. यस B है 0.2 Tesla. 0.2. A है आपका 10 raised to the power minus 6. ओके, आपने पढ़ा है कि Yes, थीटा अपॉन आई क्या था? NVA अपॉन K था, है ना. Yes. यही था. तो आप ये बताएं I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन NBA इंटू थीटा. यस सर. ऐसा होगा या नहीं होगा? यस सर. तो जरा अब आप लोग इसको सॉल्व करें आगे. आगे सॉल्व करके बताएं आप लोग क्या आंसर आ रहा है. यस सर.
क्या आंसर आया? कुछ आया? सर जी 16 into 10⁻⁴ है। इंटू 16 नहीं आया, ये तो 4.7 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है। 10⁻⁻⁴ आया। 4.7 आया आपका? यस सर, यस सर जी। हाँ देखो, मैं देख 4.6 आया सर जी। 4.6, हाँ वो भी सही है। 4 पॉइंट के बाद जो है ना 5, 6, 7 कुछ दिया है, सही है। के की वैल्यू हमारे पास करनी थी, के 10⁻⁻16। थीटा कितना है? थीटा 30 सर। थीटा 30 डिग्री है। ओके, अपॉन, थीटा की वैल्यू पुट नहीं की सर। हाँ तो थीटा आपने नहीं किया है ना। एन की वैल्यू है 200 और बी आपका 0.2 है, ए है 16 इंटू 10⁻⁻⁴। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 4.69 है ना, इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर करंट। सॉल्व हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, ये खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोगों में से कोई बताएगा मुझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? हाँ भाई, किसी को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? हाँ, शेरिंग डोलकर, आपको पता है? याद नहीं है सर जी। अच्छा, नीलजा जी सर। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? सर जी मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज इंड्यूस होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है ना,
देखो करंट जब फ्लो हो रहा था, आपने देखा था ना, करंट की वजह से एक फील्ड क्रिएट हो रही थी, उसको हम करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कह रहे थे। याद आया? यस सर, यस सर। अभी इसी चैप्टर में हमने पढ़ा। तो फैराडे ने ये सोचा कि जब करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकती है, तो क्या कोई कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेट की हेल्प से करंट प्रोड्यूस हो जाए, है ना? यस सर। मतलब क्या इसका जस्ट अपोजिट भी पॉसिबल है या नहीं है? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये चीज पाया कि नहीं, पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ करंट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मूविंग चार्ज, क्लियर? ड्यू टू मूविंग चार्ज, क्लियर? प्रोड्यूसेस, हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मूविंग चार्ज। इसी को क्या कहा जाता है? इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। समझ आया? तो इसको किसने डिस्कवर किया था? माइकल फैराडे ने किया था। फैराडे ने ये देखा कि जब कोई भी मैग्नेट किसी कंडक्टर के पास, है ना, मोशन कर रहा हो, तो उस केस में उस कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई थी ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेटिक बॉडी या मैग्नेट। क्लियर हुआ? तब उन्होंने कहा कि हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर किसी करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, तो मैग्नेट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, ये इतनी सी बात है और इस पे ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी मैं आज इसको स्टार्ट नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है? अभी हमारे पास है 5-7 मिनट। क्लियर? तो आज हम यहीं पे इसको फिनिश करेंगे। बाकी की जो है इसमें हम वो अब आप लोग को ट्यूसडे में डिस्कस करेंगे, राइट? यस सर। हाँ, ट्यूसडे को कौन सी डेट है? 1 मिनट। आज 13 है, 14, 15, 16 है ना? ये 17, 18, 19, 3 to 4 डेज में ना मैं इसको कोशिश, वैसे मैं इसको बहुत फास्ट लेके चलूंगा, ठीक है? कोशिश करूंगा कि इसको 1 मिनट, 13, 14, 15, हाँ 17, 18, 19 तक ये फिनिश हो जाए। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये 19 तक फिनिश हो जाए। क्लियर? ओके सर, ओके सर। तो हमारा नियर अबाउट जो फर्स्ट बुक है वो हम पूरी तरीके से रिवाइज कर चुके होंगे। कोई इशू तो नहीं आता है? और नो हमने सर। काफी अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस और इसी टाइप के पैटर्न पे आपको जो एग्जाम है वो होता है ना? बाकी आप लोग बिल्कुल जो है ना, अब जो है प्रैक्टिकल दे लें, प्रैक्टिकल के बाद अपने रिविजन्स पे लग जाएं, ठीक है? अच्छे से एफर्ट करें, उसके बाद जो है और जाकर के पेपर दें। क्लियर? यस सर। हाँ, पेपर कैसे हो रहा है इस बार? ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन है? ऑफलाइन है सर जी। अच्छा, ऑफलाइन है। सेंटर गया है या अपने स्कूल में हो रहा है? सेंटर में सेंटर सर जी। अच्छा, सेंटर गया हुआ है जी। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग पेपर दें, ठीक है ना? पहले आप लोग प्रैक्टिकल दे करके आए अच्छे से, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं, राइट? यस आज सर। के लिए यहीं पे फिनिश